नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, कोरोना में जो मौतें हो रही हैं इस पे मैं आपको अपने दिल की बात कुछ कहना चाहती हूं। देखिए, जो इतनी मौतें हो रही हैं और सरकार, विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं मुहैया नहीं करा पा रही है, इसमें आपको नहीं लगता कि एक गंदी राजनीति के चलते लोगों की आहुति दी जा रही है? और जब सरकार पर्याप्त मात्रा पे वैक्सीन मुहैया करा रही है और अगर मान लीजिए एक जगह की जनसंख्या अगर 1 करोड़ है, तो वहाँ एक दिन में 1 करोड़ तो लगने ही जाएंगे। टारगेट होता है कि आप 25 लाख को पहले लगा दीजिए या 10 लाख की आबादी को पहले लगा दीजिए। तो हो ये रहा है कि अगर 1 करोड़ पे 25 लाख भेजी जा रही है कि आप पहले इसको शुरू करिए, तो उस वैक्सीन को शुरू नहीं किया जा रहा है। नंबर 1, ये कह दिया जा रहा है कि वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त नहीं है, मतलब पहले 1 करोड़ में 1 करोड़ आएगी तो ही हम लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या आप जो आपके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ कंजेशन कर देंगे, वहाँ सबको क्या एक के ऊपर एक मीनार बना के चढ़ा देंगे? नहीं ना, पहले एक एक करके लगाइए जिससे सिस्टमैटिक ढंग से काम चलता रहे। ऑलराइट, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मैं इनकी औकात बताती हूँ आपको। ये कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार को या मोदी से चिढ़कर, इनका एक ही काम हो रहा है कि लोगों की जैसे मृत्यु हो और इनको राजनीति करने का मौका मिल जाए। ये नहीं सोच रहे हैं कि लोगों की जान जो जा रही है वो किसी क्षेत्र की जान नहीं जा रही है, वो किसी जाति मजहब के आदमी की जान नहीं जा रही है, वो हमारे लोग मर रहे हैं, वो भारतीय मर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, उन वैक्सीन्स को सबसे पहले तो वो सिलेंडर हो या वैक्सीन हो, पहले तो अपने लोगों को सप्लाई कर दे रहे हैं। मेरे पास ये बिल्कुल पुख्ता इन्फॉर्मेशन है कि जो रसूख वाले लोग हैं विपक्षी, इनके पास 6-6, 7-7 सिलेंडर्स पड़े हुए हैं और जिनको कोरोना नहीं है वो भी 6-6, 7-7 सिलेंडर्स रख के बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, अगर आपके पास इतने सारे अगर सिलेंडर हैं तो उनको बाहर आम जनता के लिए दीजिए। आप अपनी गंदी राजनीति के चक्कर में दूसरों की जान मत लीजिए। मोदी आज हैं, कल कोई और होंगे, लेकिन आप केवल मोदी से चिढ़कर केवल इस देश में एक ऐसी पार्टी जो सबकी बात कर रही है उसके चलते, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करना चाहती है। आपने जब से सुना कि मोदी चाहता है कि ट्रिलियन इकोनॉमी हो, तो आपने तब से सोच लिया कि इसको अगर ये करने में सक्षम हो गया तो ये तो देश में बना रहेगा। इसलिए अब जैसे भी करो, लोगों की चाहे बायोलॉजिकल अटैक कराओ चाइना के साथ मिलकर, लेकिन भारत के लोगों को मारो ताकि ये समझ जाएं कि मोदी ऐसा कर रहा है। अरे क्या मोदी आ रहे हैं घर पे वायरस देने? मास्क अगर लोग नहीं पहन रहे हैं, हर चीज को छू रहे हैं, लोग इतने बेवकूफ है, मैं क्या बताऊं, मुझे माफ करिएगा। मतलब मास्क पहनते हैं, कभी यहाँ पहनते हैं, कभी यहाँ पहनते हैं, और मास्क पहनते हैं तो हाथ खुले रखते हैं। हाथ खुले रखने को किसने कहा आपसे? वैसे तो आप एक कपड़े का पहन ले रहे थे। जब मैं कहती हूँ कि कपड़े का मत पहनिए, ये वाला मास्क पहनिए, तो आप नहीं पहन रहे हैं और मुझे समझाने लग रहे हैं। क्यों नहीं पहनना है? मास्क कपड़े का पहनने से उसमें पानी डाल के देखिए, पानी उससे गिर जाएगा। तो ऐसे ही गंदी हवा आपको लग जाएगी, गंदी कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी है जिसमें वायरस है वो आपको लग जाएगी। आपको पता है ये जो बाल है ना, ये बाल भी पूरे बांधने हैं। जो असल में लोग हैं, जो असल में इसका प्रिकॉशन ले रहे हैं, वो बाल ऐसे खुले करके नहीं जा रहे हैं मार्केट में। आपको पूरा स्कार्फ बांधना है, या जो बाथरूम की कैप्स आती है ना, वो आप बांध लीजिए। सस्ता उपाय ढूंढ लीजिए, पन्नी बांध लीजिए बालों में, क्योंकि ये इन्फेक्शन दे रहा है। अब हो क्या रहा है, ये कुछ राज्य सरकारें जो हैं अपने पास वैक्सीन रख ले रही हैं और बेचने के बाद, काला बाजारी के बाद क्या बोल रही हैं, अरे हमारी तो वैक्सीन खराब हो गई है। तो मेरा केंद्रीय कमिटी से और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से एक निवेदन है, अगर कोई आपको ये कह रहा है कि हमारे पास वैक्सीन खराब हो गई है, तो उससे आप एक बात कहें कि जितनी खराब वैक्सीन है, कृपया कर वो खराब वैक्सीन लौटाई जाएं। इससे आपको पता चल जाएगा कि वैक्सीन की कालाबाजारी हुई है, वो बेची गई है, या वो वैक्सीन वाकई में खराब हुई है। अगर वो खराब हुई है तो क्या उसमें
कोई ऐसा पदार्थ डाल के उसको पुनः जीवित किया जा सकता है जो वैक्सीन है। अगर जैसे कोई दवाई होती है, अगर वो ख़राब हो जाती है तो उसमें उसका कोई सब्सटेंस या एलिमेंट जो है वो आगे पीछे करके, या उसका जो भी कोई केमिकल है, मतलब जिससे भी कंपोनेंट से वो बनता है, तो उसमें कोई चेंजेस ला के क्या उसको रीयूज़ करा जा सकता है। तो वो हम वापस लें उन सरकारों से जो झूठ बोल रही हैं। इससे पता चल जाएगा, जैसे मान लीजिए केजरीवाल है, अगर ये बोल रहा है कि इतनी वैक्सीन है, इतनी वैक्सीन, तो जितनी वैक्सीन तुमको दी है और 23 लाख के करीब खराब करी गई है, तो वो 23 लाख तुम वापस दो। पता चल जाएगा तुमने रोहिंग्याओं को दी है या किसको लगाई है, पता चल जाएगा। और वैक्सीन देखिए कोई पूर्ण उपाय नहीं है, क्योंकि ये बीमारी एक बायो वेपन है, आप इसे मान लीजिए। इससे सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप अपने घर पे बैठें, दाल रोटी खाएं, 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाएं। मैं आपको एक अपने घर के व्यक्ति की तरह बोल रही हूँ, आप कृपया कर अपने परिवार को पहले बचाइए। अच्छा एक बात बताइए, मोदी क्या कर लेंगे? अगर 10 बेड हैं और पूरा शहर बीमार पड़ रहा है, पूरा शहर अगर लोफरों की तरफ घूम रहा है, तो क्या करेगा मोदी बताइए आप? हर एक घर में तो हॉस्पिटल नहीं बना सकते, हर एक जगह को हॉस्पिटल नहीं बना सकते, लोग बीमार पड़ते जाएंगे। मान लीजिए क्षमता भी बढ़ा दी, 500 हॉस्पिटल यहाँ कर दिए, 500 बेड यहाँ कर दिए, 600 बेड यहाँ कर दिए, बेड के ऊपर बेड लगा लिए। एक कोरोना के पेशेंट के लिए 1 बेड यहाँ लगता है, तो वैसे तो कमरा अलग होना चाहिए, लेकिन अगर कमरा अलग भी नहीं हो पा रहा है तो 1 बेड यहाँ है तो 20 फीट की दूरी पर 1 बेड होना चाहिए। क्या हमारे भारत में ये सब संभव है? जिस देश को धर्मशाला समझ के लोग यहाँ आते जा रहे हैं, यहाँ घुसपैठियों की भरमार है। मैं कैसे मान लूँ 9 करोड़ घुसपैठिए हैं, उनमें से किसी ने वैक्सीन न ली हो, या उनमें से किसी ने असली नागरिक का हक ना मारा हो, तो ये घुसपैठिए जिनके मामू जान चाचा जान यहाँ बैठे हैं, इनको मदद कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक गांव से इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास, उस गांव का मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि अब मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग दूसरे को मार के मर रहे हैं। ये जमात ने क्या करा, इनके कुछ 47-48 लोग मर गए। वहाँ पर पुलिस गई कि वैक्सीन करा लो, इनकी जाँच करने, इन्होंने वहाँ पत्थर बरसा दिए। अब बताइए ऐसे जाहिल लोगों का क्या करा जाए? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मरना है, तुम कह रहे हो कि अल्लाह का अजाब है, मोदी पे ये अल्लाह की मार पड़ी है, उसको शिकस्त दी है। अरे अगर ऊपर वाले ने शिकस्त दी है तो तुम्हारे 27 लोग क्यों मर गए? तुम कहोगे चलो शहीद हो गए, मैं मान गया, तुमने कोरोना के नाम पे शहीद होके दूसरे को भी सराहना है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें मरना है तो अपनी मस्जिदों में पैक होके मर जाओ ना, उधर पे मर जाओ। लेकिन अगर जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, उनको कोरोना हो गया है, इलाज नहीं करा रहे हैं, घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अल्लाह का अजाब है, तो इन लोगों को उन्हीं के गांव में बंद कर दिया जाए और वहां पर सुरक्षा बलों से कहा जाए कि जैसे बाहर निकले दूसरे शहरों में दूसरों को सराहने के लिए, जब तक ये उसका इलाज नहीं कराते, तो अगर ये दूसरे शहरों में निकल रहे हैं तो इनको देखते ही गोली मार दी जाए, क्योंकि ऐसे लोग बायो बॉम्ब हैं। ये बायो बॉम्ब है, जैसे जिहादियों को भेजते हैं ना मारने के लिए, उस प्रकार के ये कोरोना बम बना के भेज रहे हैं। मैं कैसे मान लूँ जब केजरीवाल जो है, हमारा जो आटा दाल चावल है, हमारे लोगों को ना देकर इन रोहिंग्याओं की बस्तियों में भेज सकता है और यमुना पार के लोगों को कह सकता है, बस्तियों के गरीब हिंदुओं को, कि तुमको हम नहीं देंगे क्योंकि तुमने हमें वोट नहीं दिया है। उनको राशन दे रहा है जो घुसपैठिए हैं अमानुतुल्लाह के कहने पर। तो मुझे एक बात बताइए, तो मैं कैसे मान लूँ इन विपक्षी सरकारों को? कैसे मान लूँ कि ये हमारी वैक्सीन इन लोगों को नहीं दे रहे हैं? और ये जो चोरी कर रहे हैं, चोरी करके फोड़ दे रहे हैं। और इन गंवारों का ये कहना है, जहाँ 47 लोग मरे हैं, इनका कहना है हम तुम्हारी वैक्सीन नहीं लगाएंगे क्योंकि वैक्सीन लगाएंगे तो वैक्सीन से जो है हमारे बच्चे होने रुक जाएंगे, हमारी नसबंदी हो जाएगी। मतलब इतने जाहिल लोग हैं, अपना तो मरेंगे, दूसरे को भी मारेंगे। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ा उपाय ये है कि अपनी जान की सुरक्षा खुद करें। इस वक्त अगर पूरा देश बीमार है, आप ये बताइए, ये तो यही चाहते हैं कि पूरा देश बीमार हो, विपक्ष चाहेगा कि राजनीति हो और जो मोदी है उस पर ठीकरा फोड़ दिया जाए। अगर ये राज्य मेरा है, ये घर मेरा है, इसकी जिम्मेदारी क्या मोदी की है? ये जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, वैक्सीन मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर सरकार कह रही है कि जाइए आप वैक्सीन ले आइए, तो जब राजस्थान वैक्सीन ला सकता है तो ये वैक्सीन क्यों नहीं ला सकता? ये अपना ट्रांसपोर्ट यूज़ करने को तैयार नहीं है, ये आधी वैक्सीन उठा रहा है, उठाने के बाद ये पूरे लोगों को लगा नहीं रहा है। वो वैक्सीन कहाँ जा रही है, वो सिलेंडर कहाँ जा रहे हैं? जब इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के लिए पैसा मिला तो ये ऑक्सीजन का पैसा कहाँ खा गया, यह विज्ञापनों में डकार दिया। इसी प्रकार की ये हरकतें कर रहे हैं।
योगी महाराज ने क्यों नहीं करी ऐसी हरकत? क्योंकि काम करने वाला काम करता है और भौंकने वाले केवल भौंकते हैं। उसका पर्याप्त सबूत है केजरीवाल। जब से आया है हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमको काम करने नहीं दिया जा रहा। क्या मोदी तुम्हारे घर पे बैठे हुए हैं, तुम्हारा हाथ रोक के बैठे हुए हैं? मोदी भी तो एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जगह जगह जाके इन्वेस्टर लेकर आए। उनको कांग्रेस की पार्टी क्या कर सकती थी? हाँ, जब परेशान करना था, गोधरा कांड में जब परेशान करना था तो 6-6 घंटे 8-8 घंटे एक मुख्यमंत्री को बैठाया जाता था, वो बैठते थे। उसके बावजूद भी गुजरात का मॉडल सक्सेसफुल था, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स लाते थे, वो एक मुख्यमंत्री थे। लेकिन अपने राज्य को कैसे देखभाल करनी है उनके राज्य में, उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ। जिसने दंगा करने की कोशिश करी, चाहे वो हिंदू था या मुसलमान, उसके जो पर थे ना वो काट दिए गए थे कि इस स्टेट में रहना है तो औकात से रहना। उनके जाने के बाद अस्थिरता जरूर हुई कुछ समय के लिए। लेकिन आप एक बात बताइए, एक मुख्यमंत्री अगर राज्य का मालिक है तो वो राज्य का पिता जैसा है, वो राज्य का मालिक नहीं है, तो उसको क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता कि बहानेबाजी छोड़कर काम करे? उसका वो नहीं बनता कर्तव्य कि उसके ज़मीन पे कोई अननेसेसरी कब्जा कर रहा है, उसके जंगलों पे कोई कब्जा कर रहा है, उसको देखे? नहीं, उनको नहीं देखेगा। हर वक्त ये घटिया आदमी राजनीति करता है और ये चाहता है कि लोग मरते रहें। हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का, उल्लू बनाने का काम ये करता रहता है। और इसके जो जाहिल है वो तो बेवकूफ़ बनते ही हैं। उनके लिए तो खैर ये कर ही रहा है, उनको सोच रहा है ये वोट बैंक है। लेकिन जो वहाँ पर जो पहले के मुसलमान हैं, उनका भी तो एक तरह से ये हकीम मर रहा है। इनको क्या लगता है मुसलमानों को कि जो देश है वो सबको हज में भेजता रहेगा, फ्री फंड में भेजता रहेगा? एक सीमा होती है। जिस दिन इकोनॉमी डाउन हो गई, याद रखना, जैसे पाकिस्तान में तुमको पाकिस्तानी मुसलमान ही डंडे मारते हैं, वैसे ही तुमको डंडे मारेंगे। तुम क्या सोचते हो देश में तुम खुरासान बना दोगे तो तुम जिंदा रहोगे? सबसे पहले तुमको मारा जाएगा। इसलिए मारा जाएगा क्योंकि तुम मुनाफिक हो। ये कहा जाएगा तुमको कि तुम ऐसे मुसलमान हो जो अपने देश के ही सगे नहीं हुए, तो ऐसे मुसलमानों को पहले मारेंगे पाकिस्तान वाले। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और पहले अपने लोगों को कोरोना से बचा लो। और कोरोना कोई जाति, मजहब और धर्म देखकर नहीं आ रहा है कि तुम सोचो कि हमको लगा दोगे हम मर जाएंगे तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। और याद रखना, ये बायो वेपन दिया है चाइना ने, क्योंकि वायरस का इलाज हो सकता है, इसका कोई अभी तक इलाज नहीं आया है। और जो वैक्सीन है ना, वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। इम्यूनिटी आपने देख लिया होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उससे भी कुछ नहीं होता। आप जब तक अपने आप को सही नहीं रखेंगे तो कोई चीज़ गारंटी नहीं है। आप जगह जगह जाके छुएंगे। और मेरा एक सुझाव और है, जितने भी मीडिया संस्थान हैं या जितने भी बड़े संस्थान हैं जिनकी आमदनी एक एक दिन की अरबों करोड़ों में है, जैसे आज तक ग्रुप है या कोई भी मीडिया का ग्रुप है, अगर आप लोग इतनी बड़ी पैंट्री चला सकते हैं, इतना बड़ा वहाँ पर साधन जुटा सकते हैं, इतनी बड़ी मशीनें लगा सकते हैं, इतने बड़े लाइव करवा सकते हैं, इतने बड़े प्रोग्राम करवा सकते हैं, इतनी सैलरीज में लोगों को रख सकते हैं, तो मेरा एक सुझाव मानिए, आप अब ये समझ गए होंगे कि जो स्वास्थ्य है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो हर संस्थान से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये जो सरदाना की मौत हुई है, इससे आप एक चीज़ सीखें कि आप लोगों को अब जितने भी मीडिया संस्थान हैं या बड़े बड़े संस्थान हैं, उद्योग हैं, जैसे बिरला वाले भी अपना कुछ पैसा हॉस्पिटल बनाने में डोनेट करते हैं, उसी प्रकार से अब मीडिया संस्थानों को भले ही आप अपने कर्मचारियों को बनवाइए, जैसे जी वाले अपने लिए बनवा ले, NDTV वाला अपने लिए बनवा ले, या आज तक वाला अपने लिए बनवा ले। जैसे आप अपने एक फ्लोर में जिम रखते हैं ना, उसी प्रकार से अपने ऑफिस या अपने प्रेमिसेस में या कहीं और ज़मीन लेकर 2-4 एकड़ वहाँ पर एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोल के रखें कि अगर आपके कोई मीडिया के कर्मचारी या आपके वहाँ कोई भी एडमिन वाला या कोई भी व्यक्ति जो आपसे जुड़ा है, वो व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है या आने वाले समय पर उसको चिकित्सा चाहिए, तो कृपया कर वो बाहर दर की ठोकरें ना खाए, मेट्रो हॉस्पिटल की तरह उसके साथ धोखा ना हो और उसको कोई गलत एंटीबायोटिक ना लगे। उसके ब्लड के साथ क्या सूट करता है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है बीपी का या हार्ट अटैक उसको पहले आया है, उस तरह की कोई घटना उसके साथ हुई है, तो उसकी पुरानी जांच होने के बाद क्या उस पर कौन सी दवाई सूट करेगी, उस प्रकार से उसके क्या कंपोनेंट है, क्या चीज़ उसमें मिली हुई है, कहीं उससे उसको हार्ट का प्रेशर बन के हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, या उसका ब्लड प्रेशर चढ़ के उसकी हृदय गति तो नहीं रुकेगी। इस प्रकार के आपको भी हॉस्पिटल अपने बनाने चाहिए, जिसमें 5 अच्छे हार्ट सर्जन, 5 अच्छे न्यूरो सर्जन्स और 5 अच्छे कुछ
ये डर्मेटोलॉजिस्ट और कुछ अच्छे फिजिशियंस और कुछ अच्छे सर्जरी करने वाले, आँख की, नाक की, ये सारे चीज़ें आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए बढ़िया इक्विपमेंट के साथ, वरना आपके बड़े बड़े ऑफिस ऐसे ही खड़े रहेंगे और आपके लोग मरते रहेंगे। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपको रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी है, इतने पैसे आप कमाते हैं संस्थान वाले, तो क्या आप मीडिया वाले जो कहते हैं कि हमारे लोग फिट होने चाहिए, जिम भी खोल देते हैं अपने वहाँ अच्छा कैफेटेरिया भी खोल देते हैं, मेहमानों का अच्छा स्वागत भी करते हैं, अच्छी तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, बढ़िया टिच कपड़े पहनाते हैं, अच्छी सैलरी देते हैं, तो क्या आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, स्वयं अपने स्टाफ के लिए कि बिना काम रुके आपका एम्प्लॉय स्वस्थ रहे, क्या आपको स्वास्थ्य विभाग में अब निवेश करने का वक्त नहीं आ गया है? क्या आप लोगों को अपने कुछ निजी अस्पताल जो आपके कर्मचारियों के लिए वो नहीं बनाने चाहिए? मुझे लगता है आपको सोचना चाहिए। और सरकार के लिए मेरा सुझाव है कि आप जो जो चीज़ें इनको देते हैं, जैसे आपने महाराष्ट्र में खाना दिया था लॉकडाउन में, आपने पर्याप्त कितना 90 करोड़ का या कितने का आपने राशन दिया था, वो राशन जो आपका ख़राब हो रहा है, उस राशन को आप अपने लोग एम्प्लॉय करके नहीं लगा सकते। और वैक्सीन लगाने के लिए अगर लोग कम पड़ रहे हैं, तो मेरा सुझाव ये है, जो नई नई नर्सेज होती हैं या जो वॉलंटियर होते हैं, उनको ट्रेनिंग देकर, जैसे मान लीजिए मैं वॉलंटियर बनना चाहती हूँ, तो मुझे ट्रेनिंग देकर मैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए आऊँ, तो मुझे वैक्सीन देने के लिए आईडी कार्ड और मेरा नाम पता, मेरा आधार कार्ड मुझे एक इश्यू करके दिया जाए और 2-4 दिन की ट्रेनिंग देकर मुझे एग्जैक्टली किसी डॉक्टर के साथ रख के वैक्सीन देने का, मतलब मैं किसी और को दे सकूं, ऐसा मतलब वैक्सीन देने के लिए वॉलंटियर बनाया जाए। तो अगर मुझे आप नहीं ले सकते, किसी पे आपको जो नॉन मेडिकल स्टाफ से है उस पर अगर आपको यकीन नहीं है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जो सर्जरी में आ रहे हैं, जो नर्सिंग में आ रहे हैं, जो नर्सिंग के पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को आप ले लीजिए, उन लोगों को वॉलंटियर ले लीजिए। इससे क्या होगा, एक दिन में ज़्यादा वैक्सीन लग जाएंगी और एक व्यक्ति को आप 100 या 200 वैक्सीन लगाने का रोज का वो दीजिए। जो नया वाला है उनको 150 दीजिए, जो पुराने एक्सपीरियंस वाले हैं 200 दीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि 200-300 200 वैक्सीन 250 वैक्सीन एक व्यक्ति लगा सकता है। तो नए वालों को आप चाहिए 50 दे दीजिए, 100 दे दीजिए, लेकिन आपका काम छट जाएगा और ये वैक्सीन सबको लग जाएंगी। और जो भी सरकारें ये कहती हैं कि वैक्सीन बर्बाद हुई है, उन वैक्सीन को त्वरित वापस मंगवाया जाए और उसके लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा जाए कि उस वैक्सीन को वापस से रीयूज़ लाने के लिए क्या उसमें कुछ कंपोनेंट डाल के उसकी जो चीज़ मात्रा ख़राब हुई है उसको क्या कुछ हो सकता है कि वैक्सीन कुछ ऐसी बन जाए कि वैक्सीन पे कुछ ऐसे बदलाव लाए जाएं कि अगर ये इम्यूनिटी की वाली वैक्सीन अगर कुछ ख़राब होती है तो इस वैक्सीन में कुछ वापस से मिला के इसको दोबारा से सही करा जाए, रीयूजेबल हो पाए। तो इस तरह से आप अगर करते हैं तो एक तो सबसे पहले जो चोर सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, झूठ नहीं बोल पाएंगी, काम चोर, और दूसरी जो ये देश को तोड़ने वाली जो साजिश चल रही है वामपंथियों की, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी और आप पे जो ब्लेम आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़, मैं लोगों से, राज्य सरकारों से अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया ये कोरोना काल में अपनी गंदी राजनीति ना करें, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोहन बीमार है तो सोहन भी बीमार हो सकता है, और ये सोहन आपका बेटा हो सकता है। सीताराम येचुरी जी का बेटा मर गया, अब बताइए, वो तो वामपंथी थे, तो अब ये जो इतनी सारी जो आपके जो प्रिय चाइना ने ये बीमारी दी है, क्या आपको वाकई में लगता है वायरस है? वायरस होता है तो वो सही भी हो जाता है, लेकिन बायो वेपन इतनी जल्दी नहीं होता। जब आप लोगों को मालूम था ईरान के वक्त से, जब अमेरिका उस पर ये संदेह कर रहा था, जब पूरे राष्ट्र को, पूरे दुनिया को ये मालूम था, ये हकीकत, मेरी एक शिकायत भी है, जब पूरे दुनिया को ये मालूम था कि ईरान, इराक जैसे छोटे राष्ट्र भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इस्लामिक राष्ट्र ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि ये बायो वेपन बना रहे हैं, और इतना आपको खतरा था, तो आपको नहीं था कि चीन जैसा धूर्त भी इस तरह की लैब में हरकतें कर सकता है? आपको नहीं था कि आप लोग भी तैयार रहें? आपको आज मालूम है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जब लोग हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका एटम बम डाल सकता है, उसके लोग आज भी लूले लंगड़े पैदा होते हैं। 60s के टाइम पे हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब डाला गया, एटॉमिक बॉम्ब, उसकी जो कण होते हैं वो फटते रहते हैं, कितने सालों तक फटते हैं, उसके वहाँ जो बच्चे होते हैं वो आज भी कुछ अपंग होते हैं।
अपंग होते हैं, अपंगु होते हैं, उनमें बीमारियां होती हैं, तो आपको नहीं लगता पीढ़ियां बीत जाती है, तो आपको नहीं लगता आपको बायो वेपन के लिए तैयार रहना चाहिए? बायो वेपन एक ऐसी चीज़ है, चाहे तो वो कीटाणु के वायरस के रूप में भी हो सकता है, जो कीटाणु आपको वायरस फैला दें और हवा में फैल जाएं, सांस लेकर आ जाएं। और ये वेरिएंट जो इस बार आया है ये हवा में फैल रहा है। और मैंने हमेशा कहा कि जब कोरोना, आप ये जो बात कह रहे हैं ना हवा में फैल रहा है, अभी जो फैल रहा है ये गलत है, ये पहले से फैल रहा है। क्योंकि पहले जो इटली से ऐड आया था उसमें ये आया था कि एक आदमी ने लिफ्ट को छुआ, एक कोरोना वाले ने लिफ्ट को छुआ, लिफ्ट वाले ने दूसरे व्यक्ति ने फिर से लिफ्ट को छुआ, तो उसको वायरस आ गया। तो जब ये वायरस ऐसे चढ़ रहा था तो इसका मतलब ये हवा में है, समझ गए ना, हवा में है। तो वहाँ के लोग बाल बांध के, मतलब जब वहाँ के लोगों की एक अच्छी आदत ये है फॉरेन के, जो वाकई में अलर्ट होते हैं, वो हाथों में ग्लव्स और मुंह पे मास्क और बालों में भी पहनते हैं। अब मैं ऐसे बाल बना के नहीं जा सकती हूँ, अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं ऐसे बाल बनाऊंगी या ऐसे बाल बनाऊंगी, इस तरह से पूरे बाल मेरे टाई होंगे, पूरे बाल टाई होंगे, ये टाई करके मैं अपने बाल जाऊंगी और तब जाके मेरा इस कोरोना से बचाव होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? और साथ में सर पे कुछ पहनूंगी, सर पे मैं कुछ पहनूंगी, मतलब कवर करने के लिए पहनूंगी। सॉरी मेरे बाल अभी गिचड़ पिचड़ हो रहे हैं, तो आप यहाँ से पूरा कवर करके पहनिए। आप समझ पा रहे हैं मेरा मतलब क्या है? अपनी जान की सुरक्षा खुद करिए, पहले आप खुद को बचाइए फिर दूसरे को बचाइए। अगर आप खुद ही सुरक्षित नहीं है तो दूसरे को कैसे बचाएंगे? दूसरे के तो आप जान के दुश्मन हो जाएंगे, है ना? ऑल राइट ना? तो प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखो और किसी बाहरी चीज़ को मत खाओ। ऑफिस अगर जा रहे हो, काम काज अगर इम्पॉर्टेंट है, नहीं छोड़ सकते हो, तो प्लीज़ अपनी अच्छी सेविंग करो, आने वाला वक्त और ख़राब हो सकता है। अनशंट पैसे खर्च मत करो ये। और जो लोग बाहर का गंदा खाना खाते हैं वो छोड़ दीजिए। मैं भी खूब बाहर से सबवे सैलड वगैरह खरीदती थी, खूब सारी चीज़ें खरीदती थी, मैंने अभी रोक दिया है। प्लीज़, ये एक ऐसी चीज़ है, हर किसी की बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है। मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपने वो भी लगा रखा है, डोज भी लगाया हुआ है, लेकिन अगर आप जानते बूझते कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, मेरा इम्यून बहुत हाई है, ये सोच के ज़बरदस्ती कोरोना को ले लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कोरोना को ले लेंगे तो कोरोना फैलेगा ही फैलेगा। आपको पता है अगर कोरोना है क्या? वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जल्दी से बता देती हूँ। कोरोना एक्चुअली, आप जो एक छींटा मारते हैं ना पानी का, उसकी 1 बिलियन बूंद में से एक है। तो यानी कि 20-25 दिन का जो वक्त लगता है वो क्या है, एक नाखून जितना होने पर उसको 10 दिन लग जाते हैं। मतलब वो छोटा सा होता है, 1 करोड़वीं बूंद होती है वो, 1 करोड़ या 1 मिलियन बूंद के बराबर है। जो एक बूंद आपने फेंकी उसकी एक ड्रॉप 1 मिलियन बूंद के बराबर, वो जो छोटी सबसे सूक्ष्म है जो दिखती नहीं, वो वायरस का साइज होता है। तो 10 दिन कहते हैं ना, 10 दिन कुछ पता नहीं चलता, 10 दिन आप नॉर्मल फील करते हैं, किसी में 20 दिन होता है, किसी में 1 महीना, पता नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। लेकिन वो जो वायरस होता है अपना काम कर रहा होता है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। जब वो नाखून के जितना हो जाता है भाइयों, मेरे फ्रेंड्स, जब वो नाखून के जितना हो जाता है बंधुओं, तो वो बिल्कुल डबल डबल मल्टीपल। और ये गले पे खराश तो करता है, लेकिन बलगम ये गले पे नहीं करता, यानी कि इट डजंट क्रिएट कॉफ ऑन योर थ्रोट। ये आपके थ्रोट में यानी कि गले में कॉफ नहीं बनाता, ये आपके जो आंते और क्या बोलते हैं उसको, लंग्स में फेफड़ों में आपके ये बलगम बनाता है, यानी कि ये सांस को रोक देता है बिल्कुल। जो आपका जो प्यूरिफिकेशन हो रहा होता है ब्लड का, खाने का, सब कुछ को रोक देता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, रात को ऑक्सीजन नहीं आई, सांस फूलने लगी, दिन तक सही था, वो यही चीज़ होती है। क्योंकि जो 300 लोगों पर रिसर्च हुई थी, 380 या 300-400 पर रिसर्च हुई थी चाइना की या अमेरिकन एसोसिएशन की, मेडिकल एसोसिएशन की, तो सबकी मुर्दों की जितने भी मरे थे उन सबकी आंतों में बलगम के जाले पाए गए थे। इसका मतलब क्या है कि आप कल नॉर्मल हैं, परसों नॉर्मल है, थोड़ा सा लग रहा है बुखार आ रहा है, चलो ठीक है नॉर्मल है, गोली खा ली, ओके ओके ओके, और घूमते रह रहे। अचानक से एक दिन ये होता है, सांस नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपके कारनामों से नहीं आ रही। और रिपोर्ट हो सकता है नेगेटिव आई, क्योंकि मैंने ये महसूस करा, एक बार मैंने अमेजन वाले से डिलीवरी ली, उस समय कोई भी नहीं था, मैंने डिलीवरी ली गेट के ऐसी, मैंने उस दिन ग्लव पहनना भूल गई, तो मुझे 2 दिन तक एक फीवर रहा अजीब सा। मुझे पता है मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ, लेकिन मैं आई एम नॉट श्योर। तो मैंने वो दी, मेरे को बाद में याद आया है कि मैंने पैकेज जो है
मतलब गेट में उसने फेंका तो मैंने इसे ले लिया, तो मुझे याद आया कि मैंने तो ग्लव्स पहनी नहीं है। मैंने घर आके मैंने अंदर आके अपने गेट से उसे पैकेज को धोया, अच्छी तरह से धोया, गर्म पानी डाला, क्योंकि उस वक्त कोई भी नहीं था, तो मैंने सोचा खुद ही कर दूँ। और 3 दिन तक फिर मैंने उसको छुआ नहीं, अपने हाथ अच्छी तरह से वॉश कर लिए। लेकिन मुझे याद है कि मैंने बीच में ऐसे कर लिया था, तो फिर मुझे एक डाउट हुआ, रात को मुझे अजीब सा हुआ, तो मुझे लगा मुझे बुखार आ रहा है, तो मैंने सबसे बोला कि मेरे कमरे पे कोई ना आए, और मैंने खुद अपनी चाय बनाई, खुद अपनी चाय पी, और स्ट्रॉन्ग चाय बना के मैं पीते रही, और इतनी सारी उसमें काली मिर्च और सारी चीज़ें थी, तो मैं बिल्कुल आइसोलेट थी 3-4 दिन तक। उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। लेकिन आप याद रखो, जो रात के 2 बजे मुझे ऐसा हो गया था कि क्या है, कुछ अजीब सा हो रहा है, मैं तो ऐसी हुई नहीं, दिल क्यों भारी हो रहा है। तो मैंने ऐसे फिर मेरी बॉडी जो है अलग डिमांड करती है। जैसे मुझे अगर आप गलत खाना खिला देंगे तो मेरी बॉडी कहेगी नहीं ओटमील खाना है। जैसे आप मुझे तेल का ज़बरदस्ती खिला देंगे, कभी कभी तो चटोरा जीभ सबकी होती है ना, तो मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, तो कभी कभी होता है ऐसा। तो कभी अगर मैं गलत खा दूँ, अपनी डाइट से अलग खा दूँ, तो मेरी बॉडी डिमांड करती है नहीं दलिया खाओ, नहीं तुम जूस पियो, ये मेरी बॉडी डिमांड करती है नहीं आज सैलेड ही खाना है, नहीं मुझे कच्चा ही खाना है, मुझे पका खाना ही नहीं है। तो हालांकि मैं कच्चा ही खाती हूँ जनरली, लेकिन अगर कोई ऐसे सिचुएशन आ जाए जैसे कोरोना जैसी है, तो उसमें मेरी बॉडी खुद डिमांड करती है। इसलिए आप भी ये चीज़ समझो, अपनी बॉडी, आपकी बॉडी आपसे बहुत कुछ कहती है, लेकिन आप अपनी बॉडी को पढ़ते नहीं हो। अपनी बॉडी को पढ़ना सीखो, आपकी बॉडी की डिमांड सीखो, और प्लीज़ बाहर का कुछ मत खाओ कि ये हाइजीनिक है, वो बढ़िया है, कुछ नहीं। आप किसी चीज़ को ऐसे छुओ, ज़बरदस्ती किसी ने छुआ है तो मत छुओ, हाथ में पॉलिथीन पहनकर काम कर लो, लेकिन प्लीज़ 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 इस कोरोना से बचो। इससे एक ही उपाय है कि खुद को बचा लो। कितने बैड गवर्नमेंट मुहैया करवाएगी। अगर मान लो इतने करोड़ लोग हैं, सब बीमार हो गए, तो कहाँ से लाओगे डॉक्टर? और डॉक्टरों को पीटना बंद करो यार। अगर कोई अगर आपको डॉक्टर अच्छी बात बता रहा है, आप उसको पीटते रहो। अगर इस वक्त डॉक्टर भगवान है, उसको अगर आप बुरी बात भी आपसे कुछ बोल रहा है तो सुन लो। वो सोचो, वो सुबह से शाम वहाँ लगा हुआ है, कितना इरिटेट हो रहा होगा, उसकी जगह अपने आप को रख के सोचो। लेकिन इतने सेल्फिश मत बनो कि अगर कुछ हो गया है आपकी अपनी लापरवाही की वजह से, तो उसको पीटने लग जा रहे हो, तो दूसरे लोगों का कितना नुकसान होगा करके। और आपको पता है, आपको एक अंदरूनी बात बता रही हूँ, अगर मीडिया वाले भी सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। आप लोगों के मारने पीटने की वजह से ये डॉक्टर्स जो है ना, अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव बना के छुट्टियों में जा रहे हैं। ये पुख्ता रिपोर्ट है मेरे पास। अब मैं बताऊंगी नहीं किस डॉक्टर ने कहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी दोस्ती लोगों से ख़राब हो, लेकिन यही कारण है। आप लोग उनको पीटते हैं, मारते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं, जो आपका इलाज सच में कर सकते हैं ना, वो अपने घर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं भैया सेवा कर रहा था, सुबह शाम 48 घंटे की ड्यूटी कर रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था और मुझे दिमाग ख़राब कर रहे थे, और मैंने डांट दिया तो हाथ उठाने लग गए। ऐसे कौन करेगा आपका काम, बताइए आप। इसलिए नर्सों और स्टाफ पे अगर कोई 24 घंटे काम कर रहा है, पुलिस 24 घंटे अगर काम कर रही है, तो प्लीज़ इस वक्त तमाशा मत करो। तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे हैं, एक्सक्यूज़ करो और अपनी जिम्मेदारी एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते समझो। ये देश आपका है, सेहत आपकी है। अगर अपने आप को स्वस्थ रखोगे तो मुझे स्वस्थ रखोगे, मैं अपने आप को स्वस्थ रखूँगी तो आपको रखूँगी। ज़बरदस्ती बाहर ना टहलें, अपनी जीभ पे, जिह्वा पे थोड़ी लगाम दें, और थोड़ा चटोरेपन पे भी। मुझसे ज़्यादा तो फूडी नहीं होगे ना, लेकिन फिर भी क्या करूँ, कंट्रोल करना पड़ता है। इसी संदेश के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, और सरकार, मेरा ये सजेशन अगर जाता है किसी सरकारी प्रतिनिधि के पास, तो ये कुछ सुझाव मेरे मानेगी। और जो मेरे लोग हैं वो प्लीज़, जो समाज में अपना कार्य कौशल दिखा रहे लोग हैं इस वक्त, स्टाफ, हमारा सफाई कर्मचारी, हमारे डॉक्टर्स, हमारी पुलिस, हमारे जितने भी लोग हैं, अच्छे बुरे एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेकिन थोड़ा संयम रखिए प्लीज़, और सब अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएं। और हम खुद भी, ठीक है ना, हम भी फ्रंट वॉरियर्स हैं। ज़बरदस्ती कोरोना अपने सर पे ना लें और ना अपने परिवार को दें। और हाँ, रोहित सरदाना की वाइफ जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि अपने पति के साथ थी, इसलिए उनके लिए भी प्रार्थना करिएगा, और समस्त लोगों के लिए प्रार्थना करिए। हम नहीं चाहते हैं कि हम लाशें देखें, हम नहीं चाहते हैं कि लोगों की लाशें जले या दफनाई जाए, हम नहीं चाहते हैं। हमें अपने भारत में अभी ये नहीं चाहना है, क्योंकि अगर हम अभी किसी और का बुरा चाहेंगे तो वो रोग हमें भी हो सकता है। और हाँ, अगर कोई आपका रिश्तेदार मर गया है तो प्लीज़ उसे अवॉइड ना करें। 2-3 लीटर सैनिटाइज़र लेकर
अपने घर में पीपीई किट तैयार रखें। आप पीपीई किट पहने, 300-400 रुपये की, 500-600 रुपये की अमेज़न में आ जाती है। वो पीपीई किट पहन के उनका दाह संस्कार करें, उनको पूरा नहला दें गर्म पानी से, और उसके बाद उन पे जो भी होता है ग्लव्स से लगा लें, 2-4 ग्लव्स खरीद लें, क्योंकि 20-25 हज़ार का तो वैसे भी खर्चा होता है अंतिम संस्कार में। तो अपने खेत में भी जला सकते हैं आप, लेकिन उनको पूरा सैनिटाइज कर दीजिए, और वो जो पीपीई किट है बाद में वहीं फेंक दीजिए या गर्म पानी में धो दीजिए, लेकिन या 3 दिन के लिए धूप में टांग दीजिए। लेकिन आप ये सोच के कि भाई वो मर गए हैं, उनको कोरोना था, ना जलाएं, ये गलत चीज़ है। कोरोना था, लेकिन आप अगर उनको सैनिटाइज कर देंगे, 2-3 लीटर से ऊपर नीचे उनका पूरा डाल देंगे, अपने आप पे अपनी पीपीई किट पहनकर अपने ऊपर डाल देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद गर्म पानी से चढ़कन, यानी कि गर्म, यानी पहाड़ी वर्ड है चढ़कन बोलते हैं, बहुत हॉट पानी से आप नहा लीजिए, आप कुछ नहीं होगा आपको। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। अपनी जो जो दाह संस्कार वगैरह है, इसमें अपनों को अकेला भी ना छोड़ें। इसी संदेश के साथ आप सुरक्षित रहेंगे जहाँ रहेंगे, और अपना ख्याल रखेंगे, फालतू नहीं घूमेंगे, मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, और पैसों को देखकर उनको छुएंगे नहीं, और अपना ध्यान रखेंगे। और गवर्नमेंट भी इन लोगों से जो वैक्सीन ये जमा करके बैठे हैं या बेच के बैठे हैं वो मंगाएगी और इनका इलाज करेगी, और राज्य सरकार अपना जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएंगी, ये सोचते हुए। और रिस्पेक्ट हम उन कर्मचारियों के लिए जो हमारे दिन रात लगे हैं उनके लिए दिखाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।